हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस के दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, राजस्थान का स्थिति विस्तार प्लस राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इन दोनों को हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एनालिसिस करके इनसे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, राजस्थान का अपवा तंत्र या नदियाँ प्रणाली, जिसके अंदर हम राजस्थान की नदियाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें भी वीडियो कंटिन्यू करने का मोटिवेशन मिले। और मैं आपको बता देता हूं, दोनों जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उसकी PDF मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी डलवा दी है। टेलीग्राम पे भी मैं आज वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ, आप किसी भी कोचिंग के नोट्स और ये नोट्स मिला लीजिए, आपको इसमें 40% एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ कोचिंगों के नोट्स प्लस बुक्स, गाइड्स और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें आती है ऑथेंटिक, उसका मैटर इसमें ऐड किया गया है और डेली अपडेट मैं इसको करता रहता हूँ। तो आपके लिए कितने बेनिफिट होने वाले हैं ये आप अपने नोट्स से भी मिला लीजिए, ये नोट्स आपको सतह ही पता चल जाएगा। तो इसी में हम सबसे फर्स्ट में आज डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का अपवा तंत्र। उसमें सबसे फर्स्ट में हम बेसिक बात डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सबसे फर्स्ट में देखते हैं राजस्थान का जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो उसका एक तो सतही जल स्रोत कितना है और भूमिगत जल स्रोत कितना है, तो उस पर बात करते हैं। जो राजस्थान का सतही जल स्रोत है वो तो हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है 1.16%, 1.16%। और जो भूमिगत जल स्रोत है वो हमें 3 प्रकार से देखने को मिलता है, 1.59%, 1.72% और 2%। अगर तीनों ऑप्शन में आए तो आपको 1.72% पे क्लिक करना है, ये ऑथेंटिक है सबसे। उसके बाद मैं बता देता हूँ, जो राजस्थान की जो नदी अपवा तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 पार्ट में। एक में तो आपको मुख्य नदी बेसिन देखने को मिलती है जो 15 है। राजस्थान की 15 बड़ी नदियाँ हैं, जो मुख्य नदी है जो राजस्थान की ऑल ओवर नदी को कवर अप करती है। उसके अलावा उप नदी बेसिन देखते हैं, जो 15 नदियों में से निकल के आती है उप नदी बेसिन। तो इस प्रकार की 58 नदियाँ हमें देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। और जो सूक्ष्म नदी बेसिन है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, अगर वो टोटल मिला ले राजस्थान के अंदर तो 541 ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनसे सूक्ष्म नदी बेसिन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से राजस्थान की नदियों को 3 उसमें भाग सकते हैं, 3 नदी बेसिन में बांट सकते हैं, सॉरी। उसके बाद जो राजस्थान का अपवा तंत्र है वो 3 पार्टों में बांटा जाता है। एक तो आंतरिक अपवा तंत्र, दूसरा अरब सागरीय अपवा तंत्र और तीसरा बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र। एक तो राजस्थान की आंतरिक अपवा तंत्र क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसी नदियाँ जिनका उद्गम भी राजस्थान में भी होता है और वो विलुप्त समाप्ति भी राजस्थान में हो जाती है, वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती है। इसका जो राजस्थान में जो पार्ट है वो 60% है या 60.2% है। अगर दोनों में से ऑप्शन आए तो 60% आपको लगाना है, ये ऑथेंटिक है। अरब सागर की नदियाँ क्या होती है, जो अरब सागर की नदियाँ राजस्थान की वह नदियाँ जो अरब सागर में जाके मिलती है वो अरब सागर की नदियाँ या अरब सागरीय अपवा तंत्र का हिस्सा कहलाती है। इसका राजस्थान में 17% भाग है या 16%, कई जगह 16% देखने को मिलता है, कई जगह 17%। तो आप 17% ऑथेंटिक है। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, राजस्थान की वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है वो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ या अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है। ये राजस्थान का 23% भाग इसमें देखने को मिलता है, ये 24%, ठीक है। और राजस्थान की प्रथम व नवीनतम जल निधि 18 फरवरी 2010 को बनाई गई थी, ये आपको ध्यान देना है, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको राजस्थान का जो बेसिक जल स्रोत है, सतही जल स्रोत, भूमिगत जल स्रोत है, उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। राजस्थान की नदियों को 3 बेसिन में बांटा जा सकता है, मुख्य नदी, उपनदी, सूक्ष्म नदी। जो मेन नदियाँ है मुख्य वो 15 है, और जो छोटी छोटी नदियाँ है जो उप नदी है जो मुख्य नदियों से निकलती है वो 58 नदियाँ है। और जो छोटी छोटी नदियाँ सूक्ष्म नदियाँ है वो राजस्थान में 541 ऐसी सूक्ष्म नदियाँ हैं जो बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं। उसके अलावा जो राजस्थान का अपवा तंत्र है, नदी प्रणाली है, उसको 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। आंतरिक जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में विलुप्त हो जाती है, आंतरिक अपवा प्रणाली, इसका 60% राजस्थान में देखने को मिलता है। अरब सागर, राजस्थान की वो नदियाँ जो अरब सागर में जाके मिलती है, उसका 17% हमें देखने को मिलता है, अरब सागरीय नदियाँ कहलाती है। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, राजस्थान की वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, उसको 23% देखने को मिलता है। और राजस्थान की प्रथम व नवीनतम जल नीति 18 फरवरी 2010 को बनाई गई थी। उसके अलावा आप देख सकते हैं पृथ्वी की संरचना, उसमें आप देख सकते हैं इसमें
जो जल स्थल है, स्थल की जो मात्रा है 29% तो हमें स्थल देखने को मिलता है और 71% भाग पे जल देखने को मिलता है। 29.2% कई जगह देखने को मिलता है और इधर 70.8% देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान देना है, पृथ्वी पे कितने % पे स्थल है, कितने % पे जल है। तो 71% पे जल है और 29% पे स्थल है। ये लास्ट टाइम रीट जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से नोटिस करते हुए देखें। उसके बाद आपके सामने मैं लाया हूँ ये चार्ट, जिसके माध्यम से अगर ये चार्ट आपका अच्छे से याद हो जाता है, कवर हो जाता है, देख सकते हैं राजस्थान का अपवातंत्र। मैंने यहाँ पे एक चार्ट ऐड किया गया है। अगर ये चार्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से आपको एक एक नदियाँ याद हो गई है, किस नदी की सहायक नदी कौन है, तो आपको जो राजस्थान के अपवातंत्र की जो नदियाँ है वो पढ़ने में बहुत आसानी मिल जाएगी। बहुत सारा मैटर आपका यहीं पर तैयार हो जाएगा। इसी में मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान का अपवातंत्र है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, आंतरिक अपवाह, अरब सागरीय अपवाह और बंगाल की खाड़ी का अपवाह। आंतरिक अपवाह मैंने अभी आपको बता ही दिया, वो नदियाँ जो राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है, आंतरिक अपवाह की नदियाँ कहलाती है। ये 7 नदियाँ होती है, राजस्थान में 7 नदी ऐसी है जो आंतरिक अपवाह की नदियाँ कहलाती है। पहली घग्गर नदी, कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता स्थित हुई जहाँ पे, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, काकनी नदी, कातली नदी गणेश्वर सभ्यता वाली, साबी नदी और रूपारेल नदी, ये नदियाँ आंतरिक अपवाह की नदियाँ कहलाती है। उसके बाद देखते हैं अरब सागरीय नदी। अरब सागरीय नदी को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो कच्छ के रन में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो आपने अगर आप गुजरात का मैप देखा हो तो गुजरात का मैप कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कच्छ का रन कहलाता है। इसमें जो नदियाँ गिरेगी वो कच्छ के रन में गिरने वाली नदियाँ कहलाएगी और यहाँ से जो नदियाँ गिरेगी वो खंभात की खाड़ी कहलाएगी, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कहलाएगी। तो आप देख सकते हैं कच्छ के रन में 2 नदियाँ गिरती है, एक तो लूनी नदी और एक पश्चिमी बनास जी। और जो खंभात की खाड़ी है उसमें भी 2 नदियाँ गिरती है, एक तो साबरमती नदी और एक माही नदी, ये 2 नदियाँ इसमें गिरती है। अब लूनी की जो सहायक नदियाँ हमें देखने को मिलती है, जवाई, सागी, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जोजरी, खारी, बाड़ी, सरस्वती, गुहिया, ये लूनी की सहायक नदियाँ है जो लूनी के साथ मिलकर कच्छ के रन में जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ 3 है, सूकली, कुकड़ी और सीपो, ये 3 नदियाँ पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ है। फिर खंभात की खाड़ी में 2 नदियाँ साबरमती, माही नदी गिरती है। साबरमती की सहायक नदी है वाकल, वतरक, हतमती, मेरवा, माजक, ये 5 नदियाँ साबरमती की सहायक नदी है। माही की 4 सहायक नदी है, अनास, ईरो, सोम, जाखम, ये 4 नदियाँ माही में जाके मिलती है और उसके बाद वो खंभात की खाड़ी में गिरती है और खंभात की खाड़ी से अरब सागर में मिलती है। तो इस प्रकार से ये अरब सागर में मिलती है। उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र देखते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र है, इसके अंदर 4 प्रमुख नदियाँ देखने को मिलती है, पार्वती, चंबल, बाणगंगा और गंभीर, ये 4 नदियाँ हमें देखने को मिलती है। जिसमें चंबल है इसकी सहायक नदियाँ हमें देखने को मिलती है, बामणी, काली सिंध, कुशल, बनास, परवन, मेज, पार्वती, नेवज और घोड़ा पचाड़, ये हमें चंबल की सहायक नदियाँ देखने को मिलती है। इसी में जो चंबल की सहायक नदी है वो एक है बनास नदी, उसके अंदर भी उसकी सहायक नदियाँ हमें देखने को मिलती है। तो वो आप देख सकते हैं, जो बनास है उसकी सहायक नदियाँ हमें देखने को मिलती है, मासी, मोरेल, खारी, कोठारी, मेनाल, ढील, बेड़च, डाई, सोहदरा, यह हमें बनास की सहायक नदियाँ देखने को मिलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं गंभीर के हमें जो सहायक नदियाँ देखने को मिलती है वो 5 नदियाँ देखने को मिलती है, बेसावट, भद्रावती, ऊटा, माजम या बरखेड़ा, यह हमें गंभीर की सहायक नदियाँ देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप चार्ट में पूरे राजस्थान के अपवाह तंत्र को देख सकते हैं। अपवाह तंत्र को 3 पार्ट में बांटा जाता है, आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र में हमें 7 नदियाँ देखने को मिलती है जो राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है, राजस्थान से उद्गम होता है। अरब सागर की नदियों को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक तो कच्छ के रन में गिरने वाली, एक खंभात की खाड़ी में गिरने वाली। कच्छ के रन में 2 नदियाँ गिरती है, लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी और उनकी सहायक नदियाँ इनमें मिलती है। खंभात की खाड़ी में साबरमती और माही नदी गिरती है, माही नदी में उसकी सहायक नदियाँ मिलती है और जो साबरमती है उसमें उसकी सहायक नदियाँ मिलती है। बंगाल की खाड़ी को में 4 प्रमुख नदियाँ आती है, पार्वती, चंबल, बाणगंगा व गंभीर। पार्वती चंबल है, चंबल की सहायक नदी हमें देखने को मिलती है और चंबल की सहायक नदी बनास है, उसकी भी सहायक नदी हमें इसमें देखने को मिलती है और गंभीर है, उसकी सहायक नदी में हमें ये 5 नदियाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से राजस्थान का पूरी नदियों का जो तंत्र है, अपवाह तंत्र, वो सारी नदियाँ इस चार्ट के अंदर हमें कवर हो जाती है। अब एक बार हम पहले तो इनकी ट्रिक्स मैंने ऐड की गई है। ये नदियाँ है
जैसे आपको याद नहीं होती तो उसकी ट्रिक्स मैंने स्टार्टिंग में ऐड की गई है। उसके बाद फिर हम बंगाल की खाड़ी स्टार्ट करेंगे। बंगाल की खाड़ी में चंबल नदी से डिस्कस करेंगे, इसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अरब सागरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जो आंतरिक अफवाह की नदियाँ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं वही राजस्थान की नदीय तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदियाँ, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब जो नदी है उन तंत्र उसकी जो ट्रिक्स है याद करने के, वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियाँ या अफवाह तंत्र की नदियाँ, एक ही बात है। उसमें हमें 7 नदियाँ देखने को मिलती है। उसकी ट्रिक्स आप देख सकते हैं। घरों में काकासा रूपवती, घरों में काकासा रूपवती, ये आप ट्रिक्स याद कर लीजिए। घरों में काकासा रूपवती, आपको आंतरिक प्रवाह की 7 नदियाँ याद हो जाएगी। घरों में काकासा रूपवती, घरों में काकासा रूपवती। घरों में घ से घग्गर, रू से रूपनगढ़, मैं से मैंथा, का से काकनी, फिर का से कातली, सा से साबी और रूपवती से रूपारे। इस तरीके से 7 नदियाँ आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं अरब सागर के अफवाह तंत्र की नदियाँ। अरब सागर के अफवाह तंत्र को 2 पार्ट में बांटा गया है। कच्छ का रन में गिरने वाली नदियाँ, खंबात के रन में गिरने वाली नदियाँ, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था चार्ट के माध्यम से। वो चार्ट मैंने इसीलिए ऐड किया गया है कि अगर वो चार्ट आप अच्छे से याद कर लेते हो तो ये नदियाँ आप जब पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत सीधा लैंग्वेज में आपकी जो कन्फ्यूज़न होता है नदियाँ पढ़ते वक्त वो क्लियर हो जाए, वो कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई भी डिस्कस है, डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। कच्छ का रन, कच्छ के रन की 2 नदियाँ रहती है, लूणी नदी, पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास की 3 सहायक नदी है, सीपू, सूगली, कुकड़ी। ये तो आप यहीं याद कर लीजिए, सीपू, सूगड़ी, सूगली, कुकड़ी, ये तो आपको ऐसे भी याद हो। लूणी नदी की जो सहायक नदी है वो ज़्यादा है, वो 10 नदियाँ में देखने को मिलती है। उसकी ट्रिक्स आप देख सकते हैं। ये ट्रिक्स है जवाई की सगाई में सूकड़ी, मेथड़ी, लीलड़ी, जोजरी, खारी व बांडी फिर करती है सरस्वती की गुवाई। इस तरीके से आपको ये ट्रिक्स याद करनी है। ये ट्रिक्स आपके माध्यम से भी बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। ज़्यादा मैं ट्रिक्स का प्रयोग करता नहीं हूँ, कभी किया नहीं है, फर्स्ट टाइम ही है जो ट्रिक्स का माध्यम से मैंने प्रयोग किया है किसी के नोट्स में से, कोचिंग के नोट्स में से चेक करके कहीं मेरे हिसाब से। तो आपको जो ट्रिक्स आपको जो सही लगे उस हिसाब से आप बना सकते हैं। बस ये है उद्देश्य कि आपको याद होना चाहिए और याद ऑथेंटिक होना चाहिए। इसमें आप फर्स्ट जवाई देख सकते हैं, सगाई से सागी नदी, सूकड़ी, सूकड़ी, मेथड़ी, लीलड़ी, जोजरी, खारी, बाड़ी, ये नदियाँ। सरस्वती, फिर गुवाई से गुहिया आप देख सकते हैं। इस तरीके से मेरी लूणी की सहायक नदियाँ कंप्लीट होती है। फिर दूसरी है खंबात में की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। खंबात की खाड़ी में 2 नदियाँ गिरती है, साबरमती नदी व माही नदी। साबरमती की जो ट्रिक्स है वो 5 नदियों की वावा हाथ में मजा, ये ट्रिक्स है वावा हाथ में मजा, जिसमें वा से वाकल, वा से वत्रक, हाथ से हतमती, में से मेरवा और मजा से माजक, ये इसकी ट्रिक्स है। माही की जो ट्रिक्स है अनईरू सोजा, अनईरू सोजा, किसी का नाम है अनईरू, उसको सोजा। तो अन से अनास, ईरू से ईरू, सोम, सो से सोम और जा से जाखम। इस तरीके से ये नदियाँ देखने को मिलती है, 4 नदियाँ। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इसमें आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में जो 4 नदियाँ है, 5 बाण गंभीर, 5 में 5 से पार्वती, च से चंबल, बाण से बाणगंगा, गंभीर से गंभीर। इस तरीके से 4 नदियाँ तो पहले आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर गंभीर में जो सहायक नदियाँ है गंभीर की, उसको आप की ट्रिक्स इस तरीके से याद कर सकते हैं। भाभा, ऊँटा, मजा, खेड़ा, भा से बेसावट, फिर भा से भद्रावती, ऊँटा से ऊँटा, माजम, माजा से मजा से माजम और खेड़ा से बरखेड़ा। ये गंभीर की सहायक नदियाँ हो जाती है आपकी। फिर आती है चंबल की सहायक नदियाँ। ट्रिक्स आप देख सकते हैं। बामणी काली कूब पर मैं पार्वती ने घोड़ा पचाड़ा, बामणी काली कूब पर मैं पार्वती ने घोड़ा पचाड़ा। बामणी से बामणी, काली से काली सिंध, कूब से कुराल, ब से बनास, पर से परवन, में से मेज, पार्वती से पार्वती, ने से नेवज और घोड़ा पछाड़ से घोड़ा पछाड़। ठीक है। बनास की सहायक नदी की ट्रिक्स देख सकते हैं आप। मामो खाको मेड़ बेड़ कहते हैं सोदरा, मामो खाको मेड़ बेड़ कहते हैं सोदरा। मामो के माँ से मासी, मो से मोरेल, खा से खारी, को से कोटारी, में से मेनाल, ड से डील, बेड़ज से बेड़ज और फिर दूसरे ड से डाई और सोहदरा से सोदरा। इस तरीके से आपकी ये जो बनास की सहायक नदी है ये भी कंप्लीट हुई। और इस तरीके से हमने जो चार्ट है उसकी जो सारी नदियाँ है उसको भी ट्रिक्स से मैंने आपको बता दिया है। ये ट्रिक्स
इसलिए ऐड की गई है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ट्रिक से पढ़ना प्रेफर करते हैं, उस वजह से मैंने ट्रिक्स ऐड कर दी है। उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं चंबल की नदी, चंबल नदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है उसमें सबसे फर्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं चंबल की नदी। चंबल नदी, अपवा तंत्र, उसकी बनने वाली सहायक नदी, बनास नदी, इस तरीके से क्रम वाइज सीरीज वाइज हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं चंबल नदी तंत्र। चंबल नदी का मैं एक चार्ट बना रखा है, पहले हम उस चार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं जो नदी है चंबल नदी, इसका जो उद्गम होता है वो जनापाव की पहाड़ी, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हमें देखने को मिलता है। यहाँ से ये नदी का उद्गम होता है। और ये जो यमुना है, ये नदी यमुना में मिलती है और यमुना फिर गंगा नदी में जाके मिलती है। तो इस प्रकार से इस नदी का हमें वो देखने को मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ये चंबल नदी का उद्गम होता है। ये उद्गम यहाँ से इस तरीके से नदी बनती है और ये नदी आगे जाके यमुना में मिलती है। और जो यमुना की सहायक नदी कहलाती है और फिर यमुना जाके गंगा नदी में मिलती है और गंगा नदी फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इस प्रकार से इस नदी को हमें देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो चंबल नदी है उसके ऊपर बनने वाले बांध, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चंबल नदी पे हमें देखने को मिलते हैं 4 बांध देखने को मिलते हैं चंबल नदी के ऊपर, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं चंबल नदी है उसका उद्गम हमें देखने को मिलता है जनापाव की पहाड़ी, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम देखने को मिलता है। फिर इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में ही बना हुआ है। उसके बाद देखने को मिलता है चौरासीगढ़, मानपुरा तहसील, मध्य प्रदेश, ये देखने को मिलता है। यहाँ से जो गुजरात और राजस्थान है उसमें ये नदी प्रवेश कर जाती है। राजस्थान का जो जिला देखने को मिलता है वो तो देखने को मिलता है रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ देखने को मिलता है। और जो गांव देखने को मिलता है चितौरिया गांव, राजस्थान की चितौरिया गांव, रावतबाटा, चित्तौड़ से ये राजस्थान में एंटर होती है। और उसके बाद राजस्थान में आपको जो बांध देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है राणा प्रताप सागर बांध हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो रावतबाटा में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे भैंसरोडगढ़ चूल्हे जलप्रपात देखने को मिलता है यहीं पर राजस्थान के अंदर ही। उसके बाद राजस्थान में कोटा बूंदी है, वहाँ पे एक और बांध देखने को मिलता है जवाहर सागर बांध जो कोटा बूंदी में बंधा हुआ है। उसके बाद लाडपुरा कोटा के अंदर बंधा हुआ है कोटा बैराज बना हुआ है। और कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई है, एक बाई नहर है और एक दाई नहर है। जो दाई नहर है वो कोटा 12 MP, ये जो क्षेत्र है इसके जो गांव है उनको जल की सुविधा उपलब्ध कराती है। और जो बाई नहर है उसमें कोटा बूंदी के जो गांव है उनको जल प्रदान करवाया जाता है। इसी के साथ ये नदी कोटा बैराज इस तरीके से 4 बांध इस पे बंधे हुए हैं, मैंने आपको बताया है। उसके बाद ये आगे जाके धौलपुर, आगरा, फिर इटावा के वहाँ पे क्षेत्र में जाके ये यमुना में मिल जाती है। यमुनोत्री हिमनद से इसका जो उद्गम है होता है। और जो गंगा है गंगोत्री से इसका उद्गम हमें देखने को मिलता है। और ये इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है और ये गंगा नदी आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी में आप देख सकते हैं चंबल के अंदर एक बनास नदी आके मिलती है जो चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी का जो उद्गम हमें देखने को मिलता है वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम देखने को मिलता है जो चंबल में आके मिलती है। चंबल में कहाँ पे आके मिलती है तो जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर की खंडार तहसील है, वहाँ पे रामेश्वर धाम में हमें देखने को मिलती है जहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। सीप नदी, बनास नदी और चंबल नदी, इन तीनों के मिलने से रामदेव धाम पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। और सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी बनास नदी है, ये आपको ध्यान देना है, ना कि चंबल है। आप देख सकते हैं यहाँ से सीप नदी मिलती है। सीप नदी श्योपुर जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और ये चंबल में आके मिल जाती है सवाई माधोपुर में, और इधर से बनास नदी आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, चंबल नदी है, चंबल नदी का जो उद्गम है जहाँ से ये निकलती है वो जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश मंदसौर जिला से इसका निकलती है। उसमें आपको मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध देखने को मिलता है। इसके अंदर 4 बांध बने हुए हैं। सबसे फर्स्ट में आपको गांधी सागर बांध देखने को मिलता है। उसके बाद चौरासीगढ़, मानपुरा तहसील मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ये एंटर होती है। और राजस्थान में जो एंटर होती है उसमें सबसे फर्स्ट में चितौरिया गाँव, रावतबाटा, चंबल राजस्थान में ये एंटर होती है चित्तौड़गढ़ में।
उसके बाद राजस्थान में इसमें फर्स्ट बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, जहाँ पे रावत भाटा के अंदर, जहाँ पे विद्युत सप्लाई होती है। उसके बाद चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ में इसमें बना हुआ है। उसके बाद जवाहर सागर कोटा बूंदी में बना हुआ है इसके ऊपर बांध। और चौथा जो बांध बना हुआ है कोटा बैराज, जो लाडपुरा कोटा में स्थित है। लाडपुरा कोटा में कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई है, दाई नहर, बाई नहर। दाई नहर से कोटा 12 एमपी के क्षेत्रों को पानी की निकासी की जाती है, और जो बाई नहर है उससे कोटा बूंदी के क्षेत्र को पानी की निकासी की जाती है। और ये नदी आगे जाकर जो यमुना नदी है उसमें मिल जाती है, यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके अपने जल को निकाल देती है। इस प्रकार से ये नदी तंत्र है। इसको हम जो और डिटेल में, और मैंने इसके मैप ऐड किए हुए हैं उससे और पढ़ने वाले हैं। इसका इस चार्ट में आप देख सकते हैं बेसिक चीज़। बनास नदी कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से उद्गम होता है, और चंबल नदी में सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम में आकर मिल जाती है। और सीप नदी जो श्योपुर जिला में जिसका उद्गम होता है वो भी यहाँ पर रामेश्वर धाम में आकर मिल जाती है। और यहाँ त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है रामेश्वर धाम में सवाई माधोपुर के अंदर। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड बेसिक कीवर्ड डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं नोट्स के। चंबल नदी का उद्गम जो मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के विंध्याचल पर्वत, मानगढ़ गांव व महू नामक स्थान पर जनापाओ की पहाड़ी से इसका उद्गम देखने को मिलता है। राजस्थान में प्रवेश, यह नदी अपने उद्गम स्थल से 320 किलोमीटर उत्तर में बहने के बाद मध्य प्रदेश के भानपुरा तहसील के पास 84गढ़ में चितौरिया गांव रावत भाटा से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, जो हमने अभी चार्ट में भी बताया। राजस्थान में प्रवाह, तो राजस्थान में ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की मुख्य नदी देखने को मिलती है, राजस्थान की चंबल। उसके अलावा हमें जो देखने को मिलता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये नदी बहती है। और ये विलय कहाँ पे हो जाती है? ये नदी धौलपुर में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में आगरा के पास इटावा व मुरादागंज में यमुना में विलय हो जाती है। इस कारण इस नदी को यमुना की मुख्य सहायक नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह कहा जाता है। ये नदी किन किन राज्यों में बहती है? तो यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में 252, कई जगह पे 241 किलोमीटर की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। ऑथेंटिक 252 है, ध्यान रखना। इसकी जो कुल लंबाई है वो सब जगह अलग अलग देखने को मिलती है, कई जगह 965, कई जगह 966, कई जगह 1051 किलोमीटर देखने को मिलती है। 3 ऑप्शन में आए तो 965 66 लगाना है, 966 ना आए तो 965, 965 ना आए तो 1051 किलोमीटर लगाना। राजस्थान में कुल लंबाई, तो राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो 135 किलोमीटर देखने को मिलती है, पर कई गाइडों में हमें देखने को 322 भी देखने को मिलता है, बट ऑथेंटिक है वो 135 किलोमीटर है। मैंने हर चीज़ दोनों ऐड कर रखी है, हर रिलेटेड चीज़ ऐड कर रखी है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि सर वहाँ पे ये लिखा होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जो चंबल है इसके उपनाम हमें देखने को मिलता है बारहमासी, ये पूरे 12 महीने बहने के वजह से बारहमासी, नित्यवाही, कामधेनु, चर्मणवती, मालवा की गंगा, हाड़ौती की गंगा और राजस्थान की शेरनी, ये इस नदी के उपनाम है जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कामधेनु, चर्मणवती, ये तो आपको एग्जाम में कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि ये किस नदी के उपनाम है। उसके ऊपर इस पे ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, अभी डिस्कस किया है। फर्स्ट बांध गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में ये देखने को मिलता है। ये प्रथम चरण का बांध है और इसका जो निर्माण है 1949 में हुआ था। इसकी ऊंचाई 62 मीटर देखने को मिलती है और इसके अंदर जो विद्युत क्षमता है, जल से विद्युत बनाने की क्षमता, वो 115 मेगावाट हमें देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान में स्थित है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। ये द्वितीय श्रेणी में इसका निर्माण हुआ था, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है और इसकी ऊंचाई 36 मीटर में देखने को मिलती है। जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी में है, तृतीय चरण में इसका निर्माण हुआ था और इसकी जो स्थापना है वो भी 1972 में देखने को मिली थी और 99 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है, 45 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कोटा बैराज जो चौथा बांध है, लास्ट बांध है। कोटा बैराज है वो लाड़पुरा कोटा में स्थित है, ये प्रथम चरण में बना हुआ है। इसकी स्थापना 1960 में हुई है और ये जो ऊंचाई है इसकी वो 42 मीटर में देखने को मिलती है। इसकी जो ये परियोजना है ये सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। इसके अंदर 2 नहरें निकाली गई है जो मैंने आपको डिस्कस की है, बाई नहर, दाई नहर। बाई नहर के अंदर कोटा बूंदी के क्षेत्र को पानी दिया जाता है, दाई नहर के अंदर कोटा बारा को।
उसके अलावा एक जलप्रपात भी है चूलिया जलप्रपात, उसके बारे में हमने बात की है। चूलिया जलप्रपात भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई हमें 18 मीटर या 54 फीट या लगभग 60 फीट हमें देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं चंबल नदी पर और क्या बना हुआ है, तो चंबल नदी पर कोटा में ही हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। इससे भी कई एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इसका निर्माण, चंबल नदी का निर्माण अभी कुछ टाइम पहले हुआ था। तो जो राजस्थान है उसमें चंबल नदी है, वो कोटा में हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन 27 अगस्त 2017 को हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन किया गया था, जिसकी लंबाई हमें जो देखने को मिलती है 1.40 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसमें हमें 6 लेन देखने को मिलती है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 पर चलता है और ये राज्य का प्रथम व भारत का चौथा ब्रिज है। ठीक है, राजस्थान का तो ये प्रथम है और भारत का ये चौथा ब्रिज है। हैंगिंग ब्रिज ये इस तरीके से कि ये नदियाँ है और ये बांध और ये यहाँ पे पुल और ये बांध लटका हुआ पुल है एक तरीके से, इसमें बीच में कोई पिलर नहीं, इस तरीके का ब्रिज हैंगिंग ब्रिज कहलाता है। यह राजस्थान का पहला ही हैंगिंग ब्रिज है और भारत का चौथा ब्रिज है। उसके बाद चंबल रिवर फ्रंट, वो भी कोटा में चंबल नदी पर बना हुआ है। इसका उद्घाटन 12 सितंबर 2023 को हुआ था। इसका जो लोगो है वो घड़ियाल देखने को मिलता है। इसकी लंबाई 2.75 किलोमीटर देखने को मिलती है। जो रिवर फ्रंट है इस पर 27 घाट बने हुए हैं चंबल नदी के किनारे किनारे। इसके जो वास्तुकार है अनूप भरतारिया है और इस पर एक मूर्ति बनी हुई है, चंबल माता की मूर्ति, जो पानी गिराती हुई मूर्ति बनी हुई है, जिसके अंदर पानी है मटके लेके और वो पानी नीचे गिर रहा है। इस प्रकार की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है चंबल माता मूर्ति, जिसकी ऊंचाई है 256 फीट देखने को मिलती है, जिसका निर्माण निर्मल शर्मा के द्वारा किया। इसके बाद चंबल नदी की विशेषताएं देख लेते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो विश्व प्राकृतिक धरोहर में के रूप में नामित की गई है चंबल नदी। ये नदी भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से 60 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जहाँ पर इस नदी को में बामनी नदी मिल जाती है। यह नदी भैंसोड़गढ़ से कोटा में एक लंबी गार्ज के रूप में बहती है, लंबी बहाव के रूप में बहती है। इस कारण इस नदी को राजस्थान की शेरनी के नाम से जाना जाता है। यह नदी के ऊपर चंबल नदी है, उसके दोनों किनारों पर हमें चंबल घड़ियाल अभयारण्य देखने को मिलते हैं। चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है, जबकि घड़ियालों का प्रजनन केंद्र जयपुर चिड़ियाघर को कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। घड़ियालों की शरण स्थली पूछे तो चंबल नदी और प्रजनन केंद्र पूछे तो जयपुर चिड़ियाघर। चंबल नदी में गांगे सूस नामक डॉल्फिन मछली पाई जाती है। जो भारत में की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, उसी की प्रजाति चंबल नदी में पाई जाती है। गांगे सूस जो नामक जो डॉल्फिन होती है वो भारत की नेत्रहीन प्रजाति होती है, जिनकी आंखें नहीं होती है, इन्हें दिखाई नहीं देता है। ये पानी की सरसराहट से होते हुए नदी के अंदर गमन करती है। इस नदी के किनारे पर भैंसोड़गढ़ दुर्ग, कोटा के अंदर धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग ये स्थित है। इस नदी के किनारे पर रावत भाटा शहर, कोटा शहर, केशवराय पाटन शहर स्थित है। ये भी आपको ध्यान देना है। उसके अलावा विश्व के एकमात्र ऐसी नदी जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं और तीनों ही बांधों पर जल विद्युत बनाई जाती है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया था। ठीक है, विश्व के एकमात्र नदी है जिसपे 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं और तीनों पर ही जल से विद्युत बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलती है चंबल की सहायक नदियाँ, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।